नमस्कार। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश में इस समय सरगर्मियां बहुत तेज हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने पीलीभीत से जितिन प्रसाद को टिकट दे दिया है, वरुण गांधी का टिकट काट दिया। कांग्रेस पार्टी ने कई सीटों पर अपनी दावेदारी पुख्ता कर दी है। समाजवादी पार्टी ने भी कई सीटें घोषित करने के बाद कुछ जगहों पर आंतरिक मतभेद को अपने सामने खड़ा पाया है और बहुजन समाज पार्टी भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा करती जा रही है। तो आज के वीडियो में थोड़ी सी बातचीत बीजेपी की रणनीति पर करेंगे, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण जो सवाल इस समय उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश खासकर, वहां के समीकरण जो बने हुए हैं, उस बदले हुए समीकरणों में मुरादाबाद मंडल, रामपुर और आसपास की सीटों पर क्या उठापटक चल रही है, समीकरण किस दिशा में जाएंगे और इनका आने वाले चुनाव पर क्या असर होने वाला है, आज के वीडियो में इस पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले कुछ बातें बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। कई सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं जिसमें बहुजन समाज पार्टी की रणनीति, जब से वो गठबंधन में नहीं रही, क्योंकि 2019 में जब वो गठबंधन में थी, सपा और बसपा, आरएलडी तीनों का गठबंधन हुआ था, समीकरण बिल्कुल अलग था। ये वो गठबंधन था जिसके लिए अमित शाह ने 2019 में यहां तक कह दिया था कि पूरे देश में और कहीं हमें दिक्कत है नहीं, थोड़ी सी चुनौती उत्तर प्रदेश से है। और उन्होंने उस चुनौती से ऐसा मैनेज किया कि वो चुनौती भी फेल हो गई और लगभग 64 सीटें बीजेपी जीत गई थी। 2024 में वो चुनौती बन ही ना पाए, इसलिए ऐसी राजनीतिक बिसात बिछाई गई कि बड़े गठबंधन बन ही नहीं पाए। और इसमें अब राजनीतिक, सबके अपने समीकरण हैं, सबकी अपनी बातें हैं। जैसे समाजवादी पार्टी और जो कांग्रेस पार्टी है, इनके बीच तो गठबंधन हो गया, लेकिन इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी ने घोषणा की कि वो अलग से ही चुनाव लड़ेगी। तमाम लाग लपेट के बाद भी वो गठबंधन नहीं हुआ। तो अब बहुजन समाज पार्टी भी तो एक राजनीतिक दल है और वो अपना काम करेगी। अब कहने वाले तो ये कहते हैं कि भाई, आपके उम्मीदवार कौन होता है, ये बहुत कुछ की बीजेपी तय करने लगी है। ये आरोप राजनीति में कई पार्टियों के ऊपर लगते रहे। बसपा वाले सपा पर लगाएंगे, सपा के लोग बसपा पर लगाएंगे, कांग्रेस वाले दोनों पर लगाएंगे। लेकिन अब चूंकि समीकरण ऐसा बन रहा है कि चुनाव बिल्कुल सामने है और ऐसे चुनाव के समय बहुजन समाज पार्टी कई सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतार रही, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई सीटें ऐसी हैं जहां 30, 35, 40 से 50% तक मुसलमान हैं और दावेदारी भी बनती, क्यों नहीं उतारना चाहिए। ये वो बीजेपी पार्टी को इसका फायदा मिल जाता है। बीजेपी को एक भी टिकट मुसलमान को नहीं देना है। कल्पना करिए, इस देश की लगभग सबसे बड़ी रिलीजियस माइनॉरिटी, सबसे बड़ा धार्मिक समूह हिंदू के बाद अगर कोई है तो वो मुसलमान है। और बीजेपी ने घोषित तौर पर अपनी राजनीति ऐसी कर रखी है कि वो एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देगी, एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देगी। और इस पर कोई सवाल कभी नहीं पूछेगा उनसे। देश का नागरिक मुसलमान है, मुसलमान वोट देने जाता है, मुसलमान इस देश में बराबर का भागीदार है। लेकिन बीजेपी घोषित तौर पर धर्म की राजनीति के चलते एक भी टिकट मुसलमान को नहीं देगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका फायदा बीजेपी को मिलता है कई बार। जैसे अगर पीछे बात करें, कई सीटें ऐसी हैं जिस पर 30%, 35% मुसलमान की आबादी है। तो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या इस तरह के गठबंधन जब होते हैं, जब वो मुसलमान कैंडिडेट उतार दें, और बहुजन समाज पार्टी ठीक उसी समय पर उन्हीं सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतार दे। और आप कैंडिडेट उतारने में तो किसी को रोक नहीं सकते ना भाई। उससे क्या होता है, बाकी वोटों को गोलबंद करके बीजेपी जो मुसलमानों को टिकट भी नहीं देगी। मुसलमानों का कहने को इनडायरेक्टली वो ये मैसेज देती है कि हमें आपको वोट भी नहीं चाहिए। लेकिन इससे क्या करती है, वो हिंदू के नाम पर बाकी वोट को ध्रुवीकृत करती है
और इसका लाभ लेना चाहती है। जैसे बिहार में देखिए, बिहार में बीजेपी ने एक भी मुसलमान कैंडिडेट नहीं दिया, शाहनवाज हुसैन थे, अब उन्हें भी टिकट नहीं दिया बीजेपी ने। तो बीजेपी बिना मुसलमानों के घोषित तौर पर अपनी राजनीति करने की पूरी प्रक्रिया बना चुकी है। एक तो ये बात। तो दो मंडल थे, मुरादाबाद मंडल में रामपुर सीट थी और रामपुर को लेकर के पेच फंस गया था। रामपुर वो सीट है जब 2019 में मोहम्मद आजम खान, जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं, बड़े नेता हैं, कई बार विधायक रह चुके, रामपुर के नवाबों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, गरीब कमजोर मजलूम की बात करते थे, जौहर यूनिवर्सिटी बनाई, काम किया, लेकिन उनके ऊपर इस समय 100 से अधिक मुकदमे लगाकर उनको और उनके पूरे परिवार को जेल में डाल दिया गया। आप कल्पना करिए कि मुकदमे क्या, जो जो आधे दर्जन से अधिक बार विधायक रहा हो, सांसद रहा हो, वो बकरी चुराएगा, किताबें चुराएगा, मुर्गी चुराएगा, किसी के गल्ले में जाएगा और 10-20, 50, 100, 150 रुपए हैं उसको चुरा के भागेगा। इन नामों पर मुकदमे लगे। दरअसल ये अपमान करना है, क्योंकि यही मोहम्मद आजम खान, जयप्रदा जो थी, उनको 4,49,180 वोट मिले थे और आजम खान को 5,59,177 वोट मिले थे 2019 के चुनाव में। और आजम खान जयप्रदा को हराकर चुनाव जीत चुके थे। और उसके बाद क्या होता है कि उनकी सदस्यता चली जाती है, उनके ऊपर आरोप लगते हैं और उन आरोपों के चलते जब उनकी सदस्यता चली गई, तो वहां से घनश्याम 2019 में रामपुर में, उसके बाद फिर सदस्यता चली गई, तुरंत वो चुनाव हुआ और आसिम रजा को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, वो हार गए चुनाव और घनश्याम सिंह लोधी वो लगभग 42,000 वोटों से चुनाव जीत जाते हैं। और रामपुर में हुआ ये था कि रामपुर के चुनाव को अगर आप करीब से देखेंगे तो कभी आपने सोचा है कि 100 लोग अगर एक गांव में हैं और वोट डालने जाएं तो पता चले कि 27-28% वोट पड़ जाए। केवल जहां मुसलमानों की बस्ती थी उनके वोट काटे गए, पुलिस ने डांट कर, दौड़ा कर, धमका कर वोट ही डालने नहीं दिया। इसकी वीडियो यूट्यूब पर मौजूद है, इसकी कंप्लेन चुनाव आयोग को की गई, लेकिन चुनाव आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बीजेपी ने ये रणनीति बना ली कि जो दो किले की तरह कहे जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के दो बड़े केंद्र थे, रामपुर में आजम खान की सदस्यता जाने के बाद आजम खान की खाली हुई सीट पर बीजेपी ने पूरी ताकत, चुनावी मिशनरी, सब कुछ लगा करके चुनाव जीत लिया। यही काम उन्होंने आजमगढ़ में किया था, लेकिन आजमगढ़ में मिशनरी के बजाय, मशीनरी के बजाय वहां पर बसपा ने एक बड़ी भूमिका निभा दी। गुड्डू जमाली ने 2,70,000 के आसपास वोट पाए और धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए, दिनेश यादव ने रहुआ से। तो इस तरह से बीजेपी ने ये मैसेज देना चाहा कि आपके सारे किले, आपके सारी चीजें हम ध्वस्त कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग इस पर कहीं होता नहीं। इस बार फिर से रामपुर की सीट फंस गई है। मोहम्मद आजम खान सीतापुर जेल में है, पुराने नेता रहे हैं, बड़े नेता रहे हैं, मुलायम सिंह यादव जी के समय से रहे हैं, संस्थापक सदस्य रहे हैं। उनको, वो जब जेल गए तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कई बार मीडिया के सामने ये कहा कि पूरी पार्टी मोहम्मद आजम खान के साथ खड़ी है क्योंकि उनके साथ अन्याय हो रहा है। और एक बार उन्होंने रामपुर में रैली की, वहां से साइकिल चलाई थी पिछले चुनाव के समय। फिर जेल में मिलने गए और ये एक सम्मान के साथ कि रामपुर सीट पर आप अपना प्रत्याशी बता दें। और मुरादाबाद सीट पर एसटी हसन जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, सिटिंग एमपी हैं, तो रामपुर के सीट पर दावेदारी पुख्ता रखने वाले जो आजम खान है, उन्होंने एक शर्त रख दी और उनकी शर्त ये थी कि जो उम्मीदवार हैं, उम्मीदवारों में मुरादाबाद मंडल पर एसटी हसन का टिकट काट दिया जाए, एसटी हसन का टिकट काट दिया जाए और वहां पर
रुचि वीरा जो मोहम्मद आजम खान के नजदीकी राजनेता हैं, उनको टिकट दे दिया जाए। और रामपुर में अपने पसंद के लिए उन्होंने एक बात कही कि रामपुर में चुनाव ढंग से नहीं हो रहा है, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस पर चर्चा कम हो रही, जिस पर चर्चा बहुत कम हो रही है, और इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि यह लोकतंत्र के सबसे बुनियादी सवालों में से एक सवाल है कि अगर किसी लोकसभा क्षेत्र में यह कुछ मिलेगा ही नहीं कि आप कैसे वोट डाल पा रहे हैं। 27% वोटिंग, पुलिस का दमन, चुनाव ढंग से ना हो पाए। उन्होंने शर्त रखी मोहम्मद आजम खान ने कि खुद अखिलेश यादव जी रामपुर से चुनाव लड़ जाएं। इससे क्या होगा कि पुलिस प्रशासन ये सब दमन नहीं करेगी, अखिलेश जी बड़े नेता हैं, चुनाव अच्छा हो जाएगा, वो सीट वो जीत भी जाएंगे, और उस सीट को जीतने के साथ वो एक बड़ा काम भी हो जाएगा कि कैसे हम चीजों को देख पाते हैं, चुनाव को लेकर के एक नई रणनीति बन जाएगी। अखिलेश यादव जी ने यह निर्णय लिया कि नहीं, वो खुद चुनाव रामपुर से नहीं लड़ेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि जब रामपुर से चुनाव न लड़ने की बात आई, तो जो रामपुर की समाजवादी पार्टी की यूनिट है, उसने विरोध कर दिया। उसने कहा कि फिर तुम चुनाव का ही बहिष्कार करते हैं। तर्क मूल में यह था कि भाई आप चुनाव होने कहां दे रहे हैं, वोटिंग पड़ने कहां दे रहे हैं। आप मुस्लिम बस्तियों में एक तरफ से पुलिस लगा करके दमन करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, और इसके चलते वहां चुनाव ही ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो आजम खान अपने कद का इस्तेमाल करके, चूंकि उनका कद समाजवादी पार्टी में बहुत बड़ा है, उनके कद का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि कपिल सिब्बल को पिछली बार, जबकि राज्यसभा सीटें नहीं के बराबर थी, 2 या 3 सीटें राज्यसभा की थी, कपिल सिब्बल को समाजवादी पार्टी ने अपने समर्थन से राज्यसभा भेजा। जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजा, जयंत चौधरी ने दगा दे दिया। कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजने के पीछे मूल आधार यह था कि मोहम्मद आजम खान चाहते थे कि जिन कोर्ट के तमाम झूठे मुकदमों में जो मदद की है कपिल सिब्बल ने, उसके लिए हम थोड़ा उनको सहयोग करें, क्योंकि उधर कांग्रेस पार्टी से उनकी बन नहीं रही थी। तो समाजवादी पार्टी ने मोहम्मद आजम खान के कहने पर कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजा, और 2 एमएलसी, कुल 3 एमएलसी की सीटें थी, उनमें से 2 एमएलसी की सीटें मोहम्मद आजम खान के अपने लोगों को दी गईं। ये एक कद बताता है मोहम्मद आजम खान का समाजवादी पार्टी में। जब भी वो कार्यालय आते रहे, अखिलेश जी उन्हें छोड़ने बाहर तक निकल कर आते थे, बहुत सम्मान करते थे। मोहम्मद आजम खान ने भी इस पार्टी को बहुत कुछ दिया है, कद्दावर नेता रहे, शिक्षा के लिए काम किया है, जौहर यूनिवर्सिटी बनाई, नवाबों से उस पूरे इलाके की गुलामी को दूर करने की कोशिश की, लड़ाई लड़ी, रिक्शे वाले मजदूरों के बीच में बहुत लोकप्रिय नेता है मोहम्मद आजम खान। लेकिन अब पेच फंस गया है। मोहम्मद आजम खान के सम्मान में जब अखिलेश जी सीतापुर जेल में जाकर के उनसे बात करते हैं, तो वो ये कहने लगते हैं कि भाई मुरादाबाद भी टिकट काटिए और रुचि वीरा को मुरादाबाद से टिकट दीजिए। समाजवादी पार्टी को दबाव में, जिस एसटी हसन को टिकट दिया जा चुका था, वो सांसद थे, सिटिंग एमपी थे, उनका टिकट काट करके एक तरह की नाराजगी मोल ली गई और उन्हें रुचि वीरा को टिकट दिया। लेकिन अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने भी रामपुर में अपना कैंडिडेट दे दिया। दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम मुहिबुल्लाह को रामपुर से टिकट दे दिया गया, और ये माना जा रहा है कि अखिलेश यादव जी ने इसके साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, कि राजनीतिक रूप से इस खेल को समझा जाना चाहिए कि इस राजनीतिक खेल में सबसे महत्वपूर्ण यह चीज है कि एक कट्टर छवि किसी भी धर्म के लोगों की होगी, तो उससे ध्रुवीकरण हो जाएगा और चुनाव एक तरफा हो जाएगा, बीजेपी के फेवर में चला जाएगा। और इस चीज से बचाने के लिए अखिलेश यादव ने एक ऐसी चाल चली है जिससे वो संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि रामपुर में मोहम्मद आजम खान की ही शर्तें न मानी जाएं, क्योंकि उससे चुनाव
विपरीत हो जाएगा। खुद वो लड़ना नहीं चाह रहे। आबिद रजा ने फिर से निर्दलीय का पर्चा भरा है। अभी देखना दिलचस्प है कि अंतिम रूप से वहां क्या होता है। लेकिन थोड़ा अखिलेश यादव जी ने इस मूड को बनाया है कि नहीं भाई, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो कुछ चीजें तो हमारे निर्णय से होंगी ना। तो उन्होंने अपने मोहिबुल्लाह को टिकट दिया, जामा मस्जिद के इमाम को। मुरादाबाद में रुचि वीरा को टिकट दिया है। फिलहाल ये दिख रहा है कि रुचि वीरा, जो मोहम्मद आजम खान की पैरवी पर उनको टिकट दिया गया, तो एक संतुलन साधने की कोशिश की जा रही है। जैसे समाजवादी पार्टी इस मुश्किल से जूझ रही है। मेरठ में जब टिकट भानु प्रताप सिंह को दिया गया, तो मेरठ की पूरी समाजवादी पार्टी इसका विरोध करने लगी। तो सुनने में आ रहा है कि वो टिकट काटा जा रहा है और फिर से एक दूसरे व्यक्ति के नाम पर विचार हो रहा है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लेकिन इससे बहुत नए तरह के समीकरण बनते दिख रहे हैं। आरएलडी इस बार अलग लड़ रही है। बहुजन समाज पार्टी हर उस सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट देगी ही देगी जिस पे मुसलमान ज्यादा प्रतिशत में है, और इसका फायदा बीजेपी उठाएगी। अब इसमें आप किसको दोष देंगे, ये थोड़ा आप भी तय करिए, किसकी गलती कितनी है, किसकी नहीं है। लेकिन उस पूरे मुरादाबाद मंडल में समीकरण बहुत तेजी से बदल रहे हैं, और इसको लेकर के किसी भी सियासी समीकरण की बात करने वाले व्यक्ति को नजर रखनी चाहिए। और दूसरी तरफ उधर बीजेपी, उसने वरुण गांधी का टिकट काट दिया है। आज के दिन वरुण गांधी ने 28 मार्च 2024 को एक चिट्ठी लिखी। पीलीभीत वासियों को मेरा प्रणाम। आज जब मैं ये पत्र लिख रहा हूं तो अनगिनत यादों ने मुझे भावुक कर दिया है। मुझे वो 3 साल का छोटा सा बच्चा याद आ रहा है जो अपनी माँ की उंगली पकड़कर 1983 में पहली बार पीलीभीत आया था। उसे कहाँ पता था एक दिन यह उस धरती, उसकी कर्म भूमि और यहाँ के लोग उसका परिवार बन जाएंगे। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे पीलीभीत की महान जनता की सेवा करने का मौका मिला। महज एक सांसद के तौर पर नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के तौर पर भी मेरी परवरिश और मेरे विकास में पीलीभीत से मिले आदर्श, सरलता और सहृदयता का बहुत बड़ा योगदान है। आपका प्रतिनिधि होना मेरे लिए सम्मान की बात है। आपके हितों की आवाज उठाए। एक सांसद के तौर पर मेरा कार्यकाल भले समाप्त हो रहा हो, पर पीलीभीत से मेरा रिश्ता अंतिम सांस तक खत्म नहीं होगा। सांसद के रूप में तो नहीं, तो बेटे के तौर पर सही, मैं आजीवन आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध हूँ और मेरे दरवाजे आपके लिए हमेशा पहले जैसे ही खुले रहेंगे। मैं राजनीति में आम आदमी की आवाज उठाने आया था और आज आपसे यही आशीर्वाद मांगता हूँ कि सदैव ये कार्य करता रहूं, भले उसमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। मेरा और पीलीभीत का रिश्ता प्रेम और विश्वास का है, किसी राजनीतिक गुणाभाग से ऊपर है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि वरुण गांधी को बीजेपी ने डिस्ट्रॉय कर दिया। कहाँ तो ये माना जा रहा था कि ये वरुण गांधी बीजेपी के लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन गए थे कि वो सरकार की, मतलब बीजेपी के सांसद रहते हुए भी सरकार की आलोचना करते थे, चाहे वो किसानों का सवाल हो, चाहे वो नौजवानों के मुद्दे हों, वो बहुत मुखर स्वर में कहते रहते थे। तो माना है तो ये जा रहा था कि इनका टिकट कटेगा और बीजेपी माफ नहीं करती। बीजेपी मतलब अगर बहुत चुनाव जीतने और कुर्सी पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जैसे कुर्सी पानी होती है, तब तो ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों को भी ले लेती है जो दिन रात गाली देते थे। वो नीतीश कुमार को भी ले लेती, वो उद्धव ठाकुर को भी ले लेगी जिसके लिए परिवारवाद का आरोप लगाएगी, वो जयंत चौधरी को ले लेगी, परिवारवाद नहीं आड़े आएगा। बीजेपी इस मामले में साफ है, उसे कुर्सी चाहिए तो कुर्सी चाहिए, उसके लिए जो करना होगा। ईडी का दुरुपयोग करो, मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दो, तमाम नेताओं को जेल में डाल दो, पार्टियां तोड़ दो, विधायक खरीद लो, सांसद खरीद लो, जो करना है करेगी। लेकिन अगर उनके सम्मान पर ठेस पहुंची है तो वो माफ नहीं करते। जैसे वरुण गांधी को ऐसा उन्होंने खत्म किया। मेनका गांधी को टिकट दे दिया सुल्तानपुर से। मेनका गांधी तो चुनाव लड़ेंगी, लेकिन वरुण गांधी का टिकट काट दिया। माना ही जा रहा था कि वरुण गांधी अपने उस विद्रोही तेवर को कायम रखते हुए निर्दलीय लड़ेंगे और बीजेपी को चुनौती देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ऐसा कुछ नहीं। आज की चिट्ठी बता रही है कि वरुण गांधी ने सरेंडर कर दिया। वरुण गांधी को बीजेपी ने कहीं का नहीं छोड़ा। तो ये एक राजनीति के बदलते हुए दृश्य हैं, और जिस दृश्यों पर समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो थोड़ी सी, देखिए कोई भी जो चुनाव आता है ना, तो चुनाव में इतने लोग टिकट मांगते हैं, सबको दिया भी नहीं जा सकता, बहुत सारे लोग नाराज होते हैं, गठबंधन टूटते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं। चुनाव परिणाम अगर सकारात्मक हो जाए तो ये सारी चूकें खत्म हो जाती हैं। अगर चुनाव आपके विपरीत आ जाए तो सारा दोष दिया जाता है कि नेता ने टिकट नहीं बांटा है, सही नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। इसलिए चुनाव में बहुत सारी चीजें अंतिम समय में तय होती हैं कि वो अंतिम समय में किस दिशा में जाएंगी। अभी देखना दिलचस्प है कि समाजवादी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर के क्या रणनीति बनाएगी और कैसे ठोस ढंग से अखिलेश यादव जी बिना बहुजन समाज पार्टी और बिना राष्ट्रीय लोक दल के पश्चिम उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को कांग्रेस और सपा के इंडिया अलायंस के साथ कैसे एक
एकजुट करेंगे, कैसे गोलबंद करेंगे और क्या रणनीति बनाएँगे, ये आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।